Once again very warm welcome to all of you my dear future officers। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी में भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और यूपीएससी सेटल करती है अलग तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप की। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए ये, और इस सेशन को पूरे हम लोग इस पूरे चैप्टर को 8 सेशन में कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके। बट इससे पहले अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाके वीडियो को देखिए। और हमारे जो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं और लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है और कंटिन्यूअस आपको वीडियो देती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये सब हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। चैप्टर के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर आने से पहले हम आपको एक चीज बताएं कि ये जो पूरा चैप्टर कवर होगा भाग 5 में आता है, और ये पूरा संघ के बारे में हमें बताता है। तो भाग 5 का जो अध्याय 1 है वो हमें कार्यपालिका के बारे में बताता है। अध्याय 2 हमें संसद के बारे में बताता है, जो 79 से 122 अनुच्छेद में मेंशन किया गया हुआ है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है ये भाग 5 का अध्याय 3 है, जो कि अनुच्छेद 23 में मेंशन किया गया हुआ है। इसके साथ संघ की न्यायपालिका जो है वो भाग 5 के जो अध्याय 24 से लेकर के 27 में मेंशन किया गया हुआ है। और फिर भाग 5 का जो है ये अध्याय जो है वो आपका आ जाएगा फिर से 5वां नंबर, जो आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के बारे में हमें बताता है। ये 148 से लेके 151 के बीच में आता है। इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका के ऊपर चलेंगे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मेन पोर्शन आता है हमारा, जिसके बारे में हमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक में सारी बातों को डिस्कस करवाया गया हुआ है। प्रधानमंत्री की बात आती है, 74 की बात आती है, फिर मंत्री परिषद आ जाता है आपका 74 to 75 में, और महान्यायवादी 76 में आता है। इन सारे जो आपके पॉइंट है सारे, इस सबको डिस्कस करेंगे, सेशन बाय सेशन डिस्कस करेंगे। पूरे 8 सेशन में इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले आप अगर आइएगा तो ये जो अपना चैप्टर है ये एम लक्ष्मीकांत के समरी का चैप्टर नंबर 17 है। और एक इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है आपके लिए क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि प्रेसिडेंट का रोल बहुत कम है, ये नॉमिनल हेड है, वर्किंग हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जितने पावर प्रेसिडेंट के पास है अगर आप उसको एकदम बारीकी से देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट का पोस्ट कितना चीफ है हमारे लिए। क्योंकि आप ऊपर से अगर आए तो वरीयता के क्रम में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो पहले नंबर पर आते हैं। इस व्यू से भी इनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, और चीफ होने के नाते, सर्वोच्च होने के नाते इनके पास जो पावर होता है उन सारे को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं इसके संवैधानिक स्थिति के ऊपर, कहां से अडॉप्ट किया गया प्रेसिडेंट के पोस्ट को। तो भारत में बहुत सारे चीजों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, 1935 के अधिनियम से उठा करके रखा गया हुआ है, जिसमें से आप अगर देखिएगा तो 75% की बातें वहीं से उठा के रखी गई है, 25% की बातें हम और जगह से लिए हैं। सेम उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है हमारे देश में, इसको हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। और हम लोगों ने जो है अपना संसदीय अगर आप देखिएगा तो शासन व्यवस्था को भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट करके रखा है। बस अंतर कहाँ पे आता है, अंतर ये होता है कि वहां की जो सामागी होती है उसका जो है वो पोस्ट क्या होता है, उसका पोस्ट जो होता है वो अगर आप देखिएगा तो वंशानुगत चलते हुए आता है। और भारत में जो हमारे प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ये पोस्ट क्या होता है, ये हमारे यहाँ जो है वो चुनाव के द्वारा लेकर के आया जाता है। ठीक है, ये जो पोस्ट होता है हमारे यहाँ ये निर्वाचन के द्वारा आता है। तो चेंजेस कहाँ आ गए, चेंजेस ये हो गए कि वंशानुगत पोस्ट जो होता है, वंशानुगत जो पद है, ये ब्रिटेन में सामागी का होता है, और भारत में यही पद जो होता है वो इलेक्शन के बाद लेकर के आया जाता है। इस कारण से भी भारत को हम लोग प्रजातांत्रिक गणराज्य के नाम से जानते हैं, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको देखते हैं। और देखें हम लोग यहाँ पर क्या आता है कि ब्रिटेन की तरह भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी औपचारिक प्रमुख ही होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है वो संघ मंत्रिमंडल में निहित होता है। और सेम चीज अगर आप देखिएगा तो आपको ब्रिटेन में देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा समानता है और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के बीच में समानता और विभिन्नता का जो है वो आपको एक छोटा सा सिंबल यहाँ पर आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट का जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनके लिए संविधान में किस तरीके से प्रावधान किए गए हुए हैं। तो सबसे पहले आप भाग 5 के ऊपर आइएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें 52 से 78 तक की बात को मेंशन किया गया हुआ है, और इसमें पूरे संघ की कार्यपालिका को मेंशन कर दिया गया। अब संघ की कार्यपालिका
बहुत लंबे चैप्टर्स बन करके आएंगे, लेकिन इसमें आप केवल एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट है। अब संघ की कार्यपालिका को अगर आप उठा करके देखिएगा तो इसमें हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्रिमंडल भी आती है और महान्यायवादी का भी पोस्ट आता है इसी संघ की कार्यपालिका में। तो उसी तरीके से सबसे पहले पोस्ट को अगर आप उठाइएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के पोस्ट को, तो ये जो होते हैं वो भारत के राज्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। क्लियर है? तो भारत राज्य का जो प्रमुख होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं वो अपने आप में। जब कभी टोल टैक्स की तरफ आप जाते होइएगा तो वहां पे देखते होइएगा वरीयता क्रम लिखा हुआ होता है, वहां पे सबसे पहला वरीयता हमारे प्रेसिडेंट साहब का होता है। तो वरीयता के हिसाब से आप याद कर लीजिए कि पहला वरीयता जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब का होता है। मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, वो अभी के समय में जो होगा वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो होंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब के लिए होगा ये। तो वो जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे वो भारत के पहले नागरिक होंगे। अब मेन चीज आता है कि भारत के प्रेसिडेंट तो है, लेकिन निर्वाचन कैसे होता होगा। तो एक प्रेसिडेंट साहब की निर्वाचन की जो पद्धति है, जो इसके लिए निर्वाचन मंडल का स्थापना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 54 उसमें मेंशन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के लिए जो हम लोग निर्वाचक मंडल तैयार करेंगे वो किस तरीके का निर्वाचक मंडल होगा, उसी को जरा सा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। आपको डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बहुत पहले बता दिए थे हम लोग। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जैसे ही जनता वोट देती है और अपने प्रत्याशी को चुनती है, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। और जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किसी व्यक्ति का जो है वो निर्वाचन होता है, तब इसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल सकते हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेम तरीके से होता है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर के बात के ऊपर। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। अब संसद जो होता है, पूरा संसद 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले हमारे इसमें राष्ट्रपति आते हैं, फिर हमारा आता है लोकसभा और फिर आता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, हमारा आता है राज्यसभा। अब ये लोकसभा और राज्यसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होंगे केवल वही इसमें भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य लेंगे। ठीक है, राज्यसभा की 12 और लोकसभा में 2, ये जो सदस्य है ये यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। साथ में केवल दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है, और ऑब्वियसली केवल दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है, इस कारण से अगर आप देखिएगा तो केवल यही के जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं। मतलब एक मेजर डिफरेंस आप याद करके रखिएगा कि कभी भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और ये लोकसभा और विधानसभा दोनों में इक्वल जो है वो ये चीज मेंशन किया हुआ होगा। और जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो वहां पर केवल दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही आएंगे इसमें, इस निर्वाचक मंडल में सदस्य बन करके आएंगे जो वोट कर सकते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य केवल तब से इस निर्वाचक मंडल में शामिल हुए हैं जब से 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आया है। उसके बाद से ही इनको पावर दिया गया हुआ था कि ये प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद की बात के ऊपर आते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों जो सदन होते हैं उसके मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। क्लियर है बातें? और आ जाते हैं हम लोग, और दिल्ली तथा पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके जो मनोनीत सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे। ये मेजर फैक्टर है जो आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद जब कोई विधानसभा विघटित हो गई होती है तो उसके जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ये चीज क्लियर रख लीजिएगा। और केवल इस कारण से प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं कि कोई विधानसभा डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगर विधानसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो उसके वोट को कट करके बाकी जगह के वोट को लेकर के हम लोग राष्ट्रपति का इलेक्शन कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन कमीशन इसको कंटिन्यू करेगी। निर्वाचक मंडल फिर भी तैयार होगा, कॉलेजियम फिर भी तैयार होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जो है निर्वाचन की पद्धति। अब हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो निर्वाचन की पद्धति है वो किस तरीके की होगी, तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये आर्टिकल 55 में मेंशन किया गया हुआ है। और इसमें जो एक चीज को फॉलो किया जाता है वो समतुल्यता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। और वो समतुल्यता का सिद्धांत जो है
वो आपका अनुच्छेद 55 के 1 और 2 में मेंशन किया गया। अब ये समतुल्यता क्या है, तो समतुल्यता को इस तरीके से इंडिकेट किया गया हुआ है कि जितने विधानसभा है, मतलब संविधान में यह प्रावधान किया गया हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से हो तथा राज्य तथा संघ के मध्य भी समानता हो। मतलब हरेक जो अगर आप देखिएगा संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके मतों की जो संख्या होगी वो एक समान होनी चाहिए। इस कारण से समतुल्यता के सिद्धांत को फॉलो किया गया हुआ है कि इस पूरे, अब इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारे, और फिर आपके आ जाता है यहाँ पर ये जो है केंद्र शासित प्रदेश, इन सारे में एक एक मत को अगर लेकर के आप चलिएगा बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगा काउंटिंग करने में, क्योंकि आप यहाँ पर सबसे चीफ पर्सन को जो है वो क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा बहुत देर से आएगा, इसलिए समतुल्यता के सिद्धांत को फॉलो किया गया हुआ है। और इसमें विधानसभा और लोकसभा के जितने सदस्य हैं, सारे जो सदस्य हैं उनके जो वोट है उनको इक्वल कर दिया गया। अब इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया गया कि एक विधायक का जो मत मूल्य होगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो एक विधायक के मत मूल्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या, मान लिया किसी राज्य की कुल जनसंख्या जो होगी वो होगी 100, ठीक है। अब फिर विधानसभा में निर्वाचित सदस्य मान लिए कि 100 होगी, इसके बाद हम 1 बटा जैसे ही 1000 करेंगे और इससे जो निकल करके हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उस विधानसभा के विधायक का एक मूल्य निकल करके, एक मत का मूल्य निकल करके आ जाएगा, एक मत का मूल्य होगा वो। इसके बाद फिर संसद के लिए सेम रूल लगाया गया कि उनके मत का जो मूल्य होगा वो इक्वल कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि सभी राज्य को जो विधायक है उनका जो कुल मूल्य निकल करके आएगा, ठीक है। मान लिया कि एक विधायक का मत मूल्य 15 आया, ठीक है ना, और उसका कुल मत मूल्य अगर आप देख लीजिए तो 300 आ गया हुआ है, क्लियर है बात है। फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होगी, अब मान लिया कि यहाँ पर 545 आप मान लीजिए, तो इसके बाद जो निकल करके आएगा वो एक संसद के सदस्य का जो है वो पूरा यहाँ पर मत निकल करके आएगा और वो उसी तरीके से इक्वल किया जाएगा, मतलब समतुल्य किया जाएगा। ये पद्धति, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर कर लीजिएगा। फिर आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाता है। अब किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। मान लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमको 200 वोट लेकर के आना है। अब होगा क्या कि निश्चित मतों का भाग निकालने के लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया गया हुआ है। लेकिन उससे पहले की चीज को देखिए, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो मान लिया कि 4 मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक निश्चित मत निकाला गया कि यहाँ पर क्या होगा कि 400 है, यहाँ पर निश्चित मत 45 आना चाहिए। अब ये चारों मेंबर को जो वोट निकल करके आएगा, मान लिया किसी को 30 निकल करके आया, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 1। अब यहाँ पर 2 मान लिए, यहाँ पर जो 2 आएगा इसको क्या किया जाएगा कि फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा और इस वाले को खत्म करके 3 कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर सब में डिवाइड होकर के चला जाएगा। अब ऐसे ऐसे करके पीछे से एक एक को खत्म किया जाएगा और ये प्रोसेस तब तक किया जाएगा जब तक किसी एक व्यक्ति को पूरा फुल बहुमत नहीं आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, सेम चीजें यहाँ पर दिखाया गया हुआ है कि हर एक जो उम्मीदवार होते हैं उसको वरीयता दिया जाता है कि आप 1 वरीयता किसको देते हैं, 2 किसको देते हैं, 3, 4, 5 किसको देते हैं। फिर ऐसे ही कर करके जो प्रोसेस आपको बताया कि मान लिया कि 200 अगर वोट कोई लाता है तो उसको प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। अब यहाँ पर 5 मेंबर है, पांचों मेंबर को मान लिया एक को आया 100 वोट, एक को आया 20 वोट, एक को आया 30 वोट, एक को आया फिर से 20 वोट और एक को आया फिर से 30 वोट। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट पोजीशन पर लेकर के आएंगे या फिर जिसको सबसे कम होगा उसके वोट को क्या किया जाएगा कि सब में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा और एक जो 20 वोट लाने वाले होंगे इनका पोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा कि अब यहाँ से जो डिवाइड हो गया यहाँ पर फिर 20 जोड़ेगा, ऐसे ऐसे जुटेगा। फिर यहाँ पर करके जो है वो जब तक कि एक 200 वोट प्राप्त कोई नहीं कर लेता है तब तक इसको प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा और जैसे ही वोट प्राप्त कर लेता है 200 मेजोरिटी, वैसे ही इस प्रोसेस को खत्म कर दिया जाता है और वो इलेक्शन जो है वो प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाता है और प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है। अब आते हैं कि भाई साहब एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद निकल करके आएगा, तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 71 में एक चीज मेंशन कर दिया गया हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा उसमें एक व्यक्ति का इंडल्जमेंट होगा और वो केवल
उच्चतम न्यायालय होगा, उसी का फैसला अंतिम हो सकता है। उसके बाद किसी का फैसला अंतिम नहीं होगा, वही फैसला लास्ट होगा। और किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और बाद में उसके जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस को रॉन्ग कर दिया जाता है, तो इस बीच में उसने जितने काम किए हैं वो सारे काम को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे चीफ पर्सन का डिसीजन होता है। इस कारण से हम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं और इस कारण से उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसका इलेक्शन अवैध था। क्लियर है बातें यहाँ की? आता है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन होगा उसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए। तो इसके स्थान के लिए एक चीज किया गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो राज्य विधानसभा के सदस्य अपनी राजधानी में करेंगे। जैसे हमारे यहाँ बिहार है तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पटना में करेंगे। फिर और जो संसद के सदस्य होंगे वो क्या करेंगे कि दिल्ली में करेंगे अपना मतदान। और किसी कारणवश अगर वो अपनी अपनी राजधानी में इलेक्शन अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करने के 10 दिन पहले वो ये चीज बताएंगे कि हम अपना वोट जो है अपनी राजधानी में कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आज के वीडियो के लिए आपको बताया गया जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे प्रेसिडेंट के चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको लगा कि ये सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 85% आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इससे होता क्या है कि यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेजती और चैनल एक ही जगह पे फ्रीज होकर के पड़ा हुआ है। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा चैनल को अगर लगता है कि डेडिकेटली चैनल वर्क करती है तो, अदरवाइज कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ये आपका सेशन नंबर 1 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन 2 देखेंगे फिर से प्रेसिडेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।